నేతాజీ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించుకుంటున్నాం. పుస్తక తొలి ప్రతులు స్వీకరించడానికి జాగృతి ఎడిటర్ గోపరాజు నారాయణరావు గారిని, అదేవిధంగా దుర్గా పబ్లిషింగ్ హౌస్ తరపున తన్మయ్య గారిని, రవికిషోర్ గారిని, కిరణ్ గారిని పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను. జాగృతి ఎడిటర్ గోపరాజు నారాయణరావు గారికి తొలి ప్రతిని అందించవలసిందిగా దత్తాత్రేయ హొసబళే గారిని కోరుతున్నాం. ఒక్క నిమిషం. नमस्ते भाई। आज के इस ग्रंथ लोकार्पण के कार्यक्रम में मंचासीन पूज्य स्वामी जी के चरणों में वंदन करता हूं। मंच पर अतिथि के रूप में उपस्थित ज्ञान योद्धा, कर्मयोगी, पद्मश्री सम्मानित हनुमान चौधरी जी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश नरसिम्हा रेड्डी जी, पुस्तक के रचयिता, प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार मारती वेंकट रामचंद्र शास्त्री MUR शास्त्री गारू और उनकी धर्मपत्नी अम्मा गारू, इस सभागार में उपस्थित सभी सज्जन बंधु, माता भगिनी, भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मैं स्वयं को धन्यता का अनुभव कर रहा हूं। मैं मंच पर एक अतिथि के नाते आज आपके सम्मुख तो खड़ा हूं। सच्चाई में मैं एक अतिथि नहीं हूं। जिस सपने को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता के लिए संघर्ष किए और अपने त्याग और बलिदान से स्वतंत्रता संघर्ष को सींचते हुए भारत के स्वाधीनता के ओर ले जाने वाले लाखों लोगों की जो सपना थी, उस सपने को साकार करने वाले करोड़ों लोगों के इस समाज के मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। इसलिए हम सबके मन में नेताजी के बारे में क्या भावना है, यह इस कार्यक्रम के प्रारंभ में से ही पग पग पर व्यक्त हो रहा है। हर बार हम नेताजी के नाम सुनते ही मन के अंदर एक भाव स्फुरण होता है। भारत माता के संदर्भ में जब भी
कोई यहां बोलता है तो मुंह से नारे निकलते हैं, देशभक्ति के, राष्ट्र के प्रति समर्पण के, यह अदम्य उत्साह और भावना इसी के एक हिस्से के नाते, भाग के नाते मैं यहां हूं। इसलिए माननीय एम.आर. शास्त्री गारू ने मेरे बारे में जो भी कहा वह उनके स्नेह और प्रेम के ही द्योतक है और कुछ नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जब आदेश दिया इस कार्यक्रम में तुमको रहना है, तो मैं तो आ गया। और पुस्तक भी उन्होंने भेजी थी। 380 पेज के तेलुगु पुस्तक पढ़ना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। నాకు తెలుగు అర్థమవుతుంది, చదువుతాను కూడా. కొంత మాట్లాడతాను, నాన్న మాట్లాడుతుంటే మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది. इसलिए मैं बोलने का हिम्मत नहीं करता हूं तेलुगु में. बातचीत कर सकते हैं. भाषा तेलुगु है, यह कोई बाधा नहीं है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसके अंदर की जो भाषा है वह स्वाधीनता की भाषा है, वह राष्ट्र की वाणी है. मैं हिंदी राष्ट्र कह रहा हूं, तेलुगु के नहीं है. यहां इस मिट्टी के सुगंध इसके अंदर है. इसके अंदर एक एक पृष्ठ पर जो अक्षर छपे हैं उसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं के विद्युत संचार है. इसके पीछे युगों युगों से इस भारत की धर्म भूमि पर, योग भूमि पर, कर्म भूमि पर विभिन्न क्षेत्रों में साधना और तपस्या करते हुए लोगों ने इस भूमि को देवभूमि बनाने के लिए, राष्ट्र मालिका में उसको सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाने के लिए जिन्होंने तपस्या की, उस तपस्या के वह भावना इस प्रकार के ग्रंथों के पीछे रहती है. इसलिए भाषा कौन सी है यह मुख्य नहीं है, भाव क्या है यह महत्व के है. इस भाव को हमें समझना चाहिए. मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यह नाम सुनते ही आज के पीढ़ी के नौजवान के हृदय के अंदर भी भावों के तरंग उठते हैं. नेताजी के कार्य को पढ़ते ही, सुनते ही मन के अंदर देश के प्रति कुछ करने की भावनाओं के उद्दीपन होता है. ऐसे कौन से चमत्कार है उन 3 अक्षरों में, नेताजी इस शब्द में? नेताजी मेरे जैसे संघ के स्वयंसेवकों के लिए प्रातस्मरणीय है, क्योंकि हम अपने एकात्मता स्तोत्र में सुभाष प्रणवानंद कांति वीरो विनायक ऐसे प्रतिदिन प्रातः काल सुभाष चंद्र बोस जैसे सैकड़ों लोगों के नाम लेकर दिन का प्रारंभ करते हैं. इसलिए यह स्वाभाविक है मेरे जैसे कार्यकर्ता को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब एक पुस्तक के लोकार्पण हो रहा है, वो भी एम.आर. शास्त्री जैसे सिद्धहस्त लेखक के द्वारा, तो इसमें सहभागी होना मेरे लिए एक
सौभाग्य का विषय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कैसे हम उल्लेख करें, स्मरण करें, याद करें, पुकारें। स्वतंत्रता सेनानी वो तो थे, एक महानायक वो तो थे ही, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत निस्संदेह, आजाद हिंद फौज के महादंडनायक वो तो थे ही। विदेशी गुलामी के बीच के स्थापित हुए भारत सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री वो थे ही। एक श्रेष्ठ विचारक, उनके विचार को पढ़ने से ध्यान में आता है, इतने कम आयु में ऐसे श्रेष्ठ विचार को इतने गहन अध्ययन के आधार पर उन्होंने कैसे रखा। एक प्रतिभावान विद्यार्थी तो थे ही, इसलिए वो अपने विद्यार्थी जीवन में प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास किए। उनके पिताजी जानकीनाथ दास जी ने जब उनको बुलाकर कहा, शरद बाबू इनके बड़े भाई वो भी साथ बैठे थे कमरे में, सुभाष को बुलाए पिताजी ने, तुम ICS करोगे क्या? तब तक सुभाष जी के मन के अंदर भारत को अंग्रेजों की इस चंगुल से इसको छुड़ाने के लिए, भारत के विमोचन के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, भारत के उन्नति के लिए मुझे मेरे जीवन के अंदर कुछ करके दिखाना चाहिए, ऐसे वो सपने देख रहे थे। एक नौजवान, चारों ओर स्वतंत्रता आंदोलन के जो वातावरण था उस समय पिताजी कहते हैं कि तुम ICS करोगे। एक क्षण सुभाष बाबू द्वंद्व में पड़ गए। मैं हां कहूं तो मुझे अंग्रेजों की नौकरी करनी पड़ेगी, मैं ना कहूं तो भाई भी बैठे हैं, पिताजी भी बैठे हैं, वो सोचेंगे ICS करने की हिम्मत नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसे डर से मना कर रहा हूं, ऐसे भी लग सकता है। मैंने कहा है, इसका उल्लेख है, इसलिए मैंने यहां आपके सामने इसको रख रहा हूं। उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन हम जानते हैं ICS की परीक्षा पास करने के बाद भी उन्होंने उस परीक्षा को करके उन्होंने कहा, मैं विदेशी राज के विदेशी सत्ता के नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। वो अपने भाई साहब को, शरद बाबू को पत्र लिखते हैं, मैं नौकरी नहीं करूंगा। He passed the ICS exam and at the same time he did not accept to become an employee in the British Empire. यानी ये है, इसलिए मैंने कहा नेताजी को किस दृष्टि से, उनके कौन से व्यक्तित्व के किस आयाम से हम स्मरण करें। विवेकानंद और महर्षि अरबिंदो, इन दोनों के जीवन से, विचार से, संदेश से प्रेरणा पाने वाले नेताजी थे। उन्होंने कहा है, जो महर्षि अरविंद के आध्यात्मिक पुनर्जागरण और राष्ट्र पुनर्निर्माण के जो विचार हैं, उससे मैं प्रभावित हूं। स्वामी विवेकानंद के विचार से वो प्रभावित है। तो इसलिए एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व उनके अंदर, दुख से, दीनता से, दरिद्र से, जो लोग संकट का अनुभव कर रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए अपार संवेदना के हृदय,
विदेशी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने की एक अदम्य वो चैतन्य, ऐसे एक सम्मिश्रित व्यक्तित्व थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अश्वत्थामो बलिव्यासो हनुमांश्च भीष्मः कृपः परशुरामश्च सत्येते चिरजीविनः सत्येतान् संस्मरे नित्यं मार्कांडेय मतास्तमम्। ऐसे अपने देश में चिरंजीवी लोगों के बारे में 7 चिरंजीवी और 8वां है मार्कांडेय, ऐसे श्लोक में है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं ये कहूं कि इस सूची में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम है। चिरंजीवी, चिरंजीवी किसको कहते हैं? व्यक्ति शरीर से विद्यमान रहते हैं, वो केवल चिरंजीवी नहीं है। तो कहते ही है ये सभी युगों में रहने वाले लोग हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण वगैरह। ऐसे ये तो हमारी परंपरा में एक आस्था है, श्रद्धा है कि एक विचार होता है, एक जीवन की साधना होती है। युगों युगों से चलती आई परंपरा के एक हिस्से के नाते आधुनिक काल में उसको अभिव्यक्त करने वाले, जीवन के साधना को, तपस्या को उस मेरु शिखर पर पहुंचाने के जो योग्यता रखकर उसके लिए साधना करते हैं और आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए सदा सर्वदा प्रेरणा स्रोत बनते हैं, वो चिरंजीवी बनते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस प्रकार के चिरंजीवी। और भी एक अर्थ से नेताजी का अंत हुआ कि नहीं, नेताजी हैं कब तक रहें, यह आज तक रहस्य है, कोई जानता नहीं। इसके बारे में कई प्रकार के अध्ययन, शोध कार्य सब होने के बाद भी इदम इत्थम, ऐसे नेताजी के अंत के बारे में कोई कह नहीं सकता। इसलिए नेताजी इस पंचभूत में विलीन हुए या पंचभूत के जैसे वो भी चिरंजीवी रहे हैं, ये हम कहें। चिरंजीवी नेताजी। इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में तो हम जानते हैं, INA की। अभी उसका नेशनल सॉन्ग यहां हमने सुना। लेकिन नेताजी अपने विद्यार्थी जीवन में टेरिटोरियल आर्मी में उन्होंने कार्य किया था। सेना के अनुशासन, व्यवस्थितता, निष्ठा, समर्पण भाव, साहसी वृत्ति, इन बातों को उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में कार्य करते हुए अपने विद्यार्थी जीवन में, अपने व्यक्तित्व में प्राप्त किया था। जीवन के उनके इस आयाम को यदि हम समझते हैं तो नेताजी आगे जाकर इंडियन नेशनल आर्मी के महादंडनायक बने। ये इसके पीछे कहीं तो एक शुरुआत, एक स्रोत, एक बीज वहां उसको हम देखते हैं। मित्रों, नेताजी के समग्र जीवन के बारे में तो यहां कहने की आवश्यकता इस सभागार में नहीं है। MR शास्त्री जी ने 380 पृष्ठों में जो लगभग 43 अध्यायों में नेताजी के बारे में विस्तार से लिखे हैं। कई पुस्तकें हैं और एक है, ऐसे सोच सकते हैं। लेकिन जितने मैं थोड़ा बीच बीच में देखते रहा, क्योंकि जैसे मैंने कहा लगातार तेलुगु पढ़ना मेरे लिए इतना अभ्यास नहीं होने के कारण, परंतु दिस इज ए बुक बेस्ड ऑन प्योर एकेडमिक
research and a passion for history and the personality of Netaji. This is the product of these things. शास्त्री गारू एक पत्रकार होने के नाते, एक लेखक होने के नाते सत्य को खोजकर, समझकर किस चौकट में सत्य के बात को रखने चाहिए, इस विवेक से उन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। पढ़ने वालों को बीच बीच में लगता होगा कभी भावना को, विचार को उन्होंने कुछ कटुता से, हार्शली उन्होंने कहा है। उन्होंने संकोच नहीं किया अपने सत्य को कहते समय। एक लेखक के नाते उन्होंने यदि चरित्र पुस्तक जो लिखे हैं उसमें भी इतिहास के संदर्भ में उनकी उस विचक्षण बुद्धि को, चिकित्सक बुद्धि को, शोध बुद्धि को हम लोगों ने देखे होंगे। उसी दृष्टि से इस पुस्तक को भी यदि हम देखें, कई जगह पर उन्होंने चाबुक लेकर जो लोग नेताजी के विषय में अन्याय किए हैं उनके बारे में विदाउट एनी हेजिटेशन ही हैज पुट द थिंग्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसलिए यह एक अध्ययन के आधार पर, शोध के आधार पर, बट विथ पैशन। कई बार क्या होता है, एकेडमिक पुस्तक क्या होते हैं, वो गंभीर तो होते हैं, सत्य तो रहता है, लेकिन पढ़ने के लिए बोर होता है। वो ऐसे नहीं। तो इसलिए यह ग्रंथ भी है, काव्य भी है। तो इस दृष्टि से मैं एम.आर. शास्त्री जी ने खास करके नई पीढ़ी को इस प्रकार के एक असत्य आधारित ग्रंथ को देने के लिए समाज की ओर से मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतिहास हो गए हैं, लेकिन भविष्य के लिए प्रेरणा देने वाले। नेताजी अपने स्वतंत्रता आंदोलन के कार्य में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस में कार्य किया, हम सब जानते हैं। जिस प्रकार उन्होंने कार्य किया, बहुत ही कम समय में देश भर के नौजवानों के अत्यंत प्रिय नेता बन गए, इसलिए वो नेताजी हो गए। उनके साहस, मेधाशक्ति, उनके समर्पण और एक रणनीतिकार के उनके जो व्यक्तित्व था, वो इन सब के कारण कांग्रेस के नेतृत्व के पहली पंक्ति में वो पहुंच गए, बहुत कम आयु में। सामान्य बात नहीं थी। त्रिपुरी कांग्रेस में, उससे पहले के अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक में थोड़ा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष स्थान के लिए चुनाव के लिए अपने आवेदन दे दिया। चुनाव हुआ। बाकी इतिहास यहां उपस्थित हर कोई को मालूम ही है। उस चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते सुभाष बाबू चुने गए।
अध्यक्ष को कार्यकारिणी की घोषणा करनी पड़ती है, रचना करनी पड़ती है, अपनी टीम को घोषणा करनी थी, नहीं कर पाए। उस समय के बाकी लोगों ने जो बाधा डाली, इस कारण से नेताजी अध्यक्ष के नाते आगे नहीं बढ़ सके। महात्मा गांधी जी ने कहा पट्टाभी सीतारामैया मेरे कैंडिडेट हैं, वो हार गए थे। नेताजी was elected, but the elected president could not form his team. महात्मा गांधी जी के प्रति एक शब्द न कहते हुए अत्यंत आदर और सम्मान से नेताजी अपने स्थान छोड़ दिए। नेताजी ने क्या कहा? ठीक है, मेरी गलती, मैंने गांधी जी से नहीं पूछा था अध्यक्ष स्थान के लिए लड़ने के पहले, वही उनकी गलती थी, लेकिन चुने तो नहीं, बिकॉज यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। The elections were held as per the procedures. The magnanimity of the leaders of Indian National Congress should have accepted a young leader who has aroused the expectations of millions and millions of people. लेकिन हुआ ना। इतिहास के दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय है। शरद बाबू, उनके बड़े भाई सुभाष बाबू के अनुपस्थिति में उनके अध्यक्षीय भाषण पढ़ते हैं, क्योंकि सुभाष बाबू अस्वस्थ थे। जैसे मैंने कहा, कार्यकारिणी बनाए नहीं, त्याग पत्र दिए, छोड़ दिए। बाद में अपने फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बनाया। गांधी जी के बारे में जीवन भर उन्होंने एक शब्द कटुता से नहीं बोला। मतभेद है, ये स्वीकार करता है, लेकिन गांधी जी से मैंने हमेशा कहा, मैं आपके आशीर्वाद चाहता हूं मेरे कार्य में। सिंगापुर से भाषण दिया ऑल इंडिया उनका रेडियो पर, सिंगापुर से रेडियो पर, जब आजाद हिंद फौज की कुछ करना था उसके पहले, उस भाषण में उन्होंने कहा महात्मा गांधी जी से मैं आशीर्वाद चाहता हूं। ठीक है, हम दोनों के रास्ता अलग अलग है, क्योंकि गांधी जी ने उसमें कहा था तुम्हारे रास्ता, मैं इसका मेरे सहमति नहीं है, इसलिए मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता। ठीक है, मतभेद हो सकता है, लेकिन नेताजी की देशभक्ति कम तो नहीं। क्या उस देशभक्ति को, नेताजी के उस समर्पण को, नेताजी के उस नेतृत्व को, नेताजी के उस कर्तृत्व को, नेताजी के उस व्यक्तित्व को स्वतंत्र भारत में कर्णधार लोगों ने दशकों तक योग्य स्थान दिए क्या? नहीं। अभी 23 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति खड़ा करने के प्रधानमंत्री ने मित्रों, सार्वजनिक जीवन में, वैचारिक आंदोलन में मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे मत के नहीं है वो सब घृणा के योग्य हैं, वो सब कम दर्जे के हैं। या तो उनके बारे में कहानी बनाना, स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में क्या किया गया,
जिस व्यक्ति ने जो बैरिस्टर बने थे, मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे, 1857 की उस ऐतिहासिक संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से उन्होंने पहचान दी। ऐसे स्वतंत्र वीर सावरकर जो अंडमान में काला पानी के उस सजा को भोगने के लिए वर्षों तक वहां रहना पड़ा, एक को नहीं 3-3 भाई को। ऐसे सावरकर के स्मारक को निकालकर ध्वस्त करने की योजना बनाने वाले, उसको ऐसे करने वाले लोग हिंदुस्तान के सरकार में रहते। इसलिए मैं कहता हूं, जो मेरे मत के अनुरूप नहीं थे, मेरे विचार से भिन्न थे, मेरे विचार से सहमत नहीं होते हैं, उन सबको शत्रु के रूप में, घृणा के पात्र के रूप में, निचले दर्जे के रूप में, उनके नाम को इतिहास के पन्नों से मिटाने के जो कुतंत्र चला, उसका उत्तर देना चाहिए। ऐसे सैकड़ों ग्रंथ आकर इसलिए आवश्यक, नेताजी की जो योजना थी वो पूर्ण रूप से सफल हुआ कि नहीं सफल हुआ, वो इतिहास की समीक्षा से, विश्लेषण से लोग पाएंगे। कई अंग्रेज अधिकारी, हिस्टोरियंस, पॉलिटिकल लीडर्स who visited Bharat later on, or who expressed their opinions there back in England, they have expressed unambiguously what was the situation that arose for the British Empire to give freedom to India. उन्होंने कहा है, निसंदिग्ध रूप में कहा है, आजाद हिंद फौज के जो कुछ हुआ, मुंबई में जो नौका सेना के विद्रोह हुआ, नौका दल के विद्रोह हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इंग्लैंड की इकोनॉमी में जो समस्या थी, इन सारे कारणों से हमको भारत के ऊपर राज नहीं कर सकते हैं, यह स्थिति पर हम पहुंच गए थे। ये कहने वाले 20 विद्वान, हिस्टोरियंस, पॉलिटिकल लीडर्स, कमेंटेटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर अनफील नंबर ऑफ टाइम्स। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो अहिंसात्मक सत्याग्रह हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस को हुआ, रेवोल्यूशन ने जो किया, वो सब कम है, ऐसे नहीं है। लेकिन एक के कारण, किसी एक आंदोलन के कारण, किसी एक पार्टी के कारण देश स्वाधीन हो गया, यह जो एक वैचारिक धारा को आगे बढ़ाने का एक षड्यंत्र हुआ है, इसको उत्तर देने का समय आ गया है। स्वतंत्रता आंदोलन में सब प्रकार के लोग थे, सब प्रकार के प्रयत्न हुए हैं, सब वंदनीय हैं, सब स्मरणीय हैं। उन सब के प्रति आने वाले हर पीढ़ी नतमस्तक होने चाहिए। लेकिन आप इसमें पिक एंड चूज करके कुछ लोगों को बड़ा करना, कुछ लोगों को मिटा देना, यह सहन नहीं कर सकते। इसलिए नेताजी के बारे में आज वर्तमान पीढ़ी के सामने उनके व्यक्तित्व को रखने की आवश्यकता और अधिक है। नेताजी आजाद हिंद सरकार बनाई, सरकार की घोषणा की, जैसे मैंने कहा, उसके प्रधानमंत्री बने, कुछ किए, वहां से मणिपुर के मोइरांग तक आए। जैसे अभी प्रारंभ में कहा, दिल्ली चलो, उन्होंने
घोषणा की। उससे पहले दुनिया के 2-3 देशों के बड़े नेताओं से वो मिले थे। विस्तार से जाने की जरूरत नहीं। हां, जर्मनी में हिटलर से मिले थे, जापान में मिले थे। जापान की सेना के साथ इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन्होंने एमओयू किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के उस दौरान अलाइड फोर्सेस के विरुद्ध में एक्सिस फोर्सेस के साथ रहकर कुछ काम करने की उन्होंने जो योजना बनाई थी, उसमें भारत से अंग्रेजों को यहां से कदेड़कर भारत की स्वतंत्रता देने के लिए, भारत को मुक्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय योजना थी उनकी। दुनिया के इतिहास में किसी भी देश के अंदर विदेशी सत्ता के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए प्रयत्न करने वाले लोग दूसरे देशों की सहायता लेना यह कोई नई बात नहीं है। कई बार हुए। तो इसलिए जापान के साथ उन्होंने समझौता किए। भारत के कम्युनिस्टों ने क्या कहा? तोजो के कुत्ते। नेताजी के बारे में ऐसे अलंकारिक शब्द उन्होंने निकाल दिया। देशद्रोह नहीं किए थे नेताजी, वह कूटनीति थी। जापान के साथ उन्होंने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए, उसमें क्या कहा था? क्लियरली इट वॉज मेंशन्ड, उनके एग्रीमेंट हुआ। जैसे जैसे भारत के भूमि को हम मुक्त करते जाएंगे अंग्रेजों के से, इंडियन नेशनल आर्मी के कूच से आगे बढ़ते हुए उस मार्च में एक ही जगह पर भारत के किसी भूमि पर 1 इंच पर भी जापान के कोई झंडा नहीं लगेगा। इट वॉज क्लियरली मेंशन्ड इन एग्रीमेंट। दूसरी बात, जापान के सैनिकों के बारे में कभी कभी कुछ वहां के सेना के बारे में ये बात सुनाई जाती है। वो जहां युद्ध करने के बाद वहां के लोगों के साथ, खास करके महिलाओं के साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं। इसलिए एग्रीमेंट में ये बात थी। भारत में जैसे जैसे इंडियन नेशनल आर्मी INA के लोग आगे बढ़ेंगे, जापान के भी सैनिक उसमें रहेंगे। वहां एक भी व्यक्ति किसी नागरिक के साथ, सिविलियन के साथ, महिला के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो उनके हाथ काट जाएंगे, उनके ऊपर सजा की कार्रवाई होगी। नेताजी वॉज क्लियर इन एवरी माइन्यूट डिटेल्स। ये समझना चाहिए। नेताजी आजाद हिंद फौज की सरकार बनाए तो 22-23 डिपार्टमेंट बनाए। करेंसी उसकी सेना में, उसके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, उसके इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सब योजना बनाए। नेताजी एक अच्छे प्रशासक थे। कोलकाता के मेयर रहे हैं वो, कोलकाता के कॉरपोरेशन के मेयर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर नेहरू जी अध्यक्ष थे उस समय, प्लानिंग कमेटी बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उस प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते उन्होंने काम किया था। नेताजी हैड इकोनॉमिक प्लान, पॉलिसीज अबाउट द कंट्री। नेताजी हैड द एक्सपीरियंस ऑफ a mayor of Kolkata city. नेताजी had the experience of reorganizing Indian National Army, जो रास बिहारी बोस ने स्थापना की थी। इसलिए प्रशासनिक अनुभव के आधार पर वो आगे बढ़े। इसलिए कई बार नेताजी के इन व्यक्तित्वों के आयामों के बारे में यदि हम देखें नहीं तो नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी किए, वो विदेश में चले गए, इतना ही है, ऐसे नहीं है।
इसलिए नेताजी के व्यक्तित्व के हर आयाम को समझना चाहिए। मित्रों, नेताजी जैसे प्रशासक थे, उनके बारे में कहते हैं कि वो सोशलिस्ट थे। हाँ, राष्ट्रवादी समाजवादी थे वो, उन्होंने कहा है। लेकिन उनके समाजवाद कैसे था उसके बारे में समर गुहा, जो नेताजी के साथ काम किए थे, उन्होंने लिखा है। समर गुहा लिखते हैं, नेताजी के समाजवाद यह कम्युनिज्म नहीं था, विदेश के सोशलिज्म नहीं था, आध्यात्म प्रणव समाजवाद था। उसके बुनियाद, उसके फाउंडेशन वो अध्यात्म था। समर गुहा लिखते हैं, was a companion and a follower of नेताजी। भारत के सांस्कृतिक परंपरा में अपने जड़े रखने वाले समाजवाद था। यह समर गुहा के शब्द हैं। रूटेड इन इंडियन कल्चरल हेरिटेज। तो इसलिए वो समाजवादी थे। ऐसे कहते एक शब्द से आज जो सोशलिस्ट समाजवादी जिस प्रकार के विचार रखते हैं उसके साथ जोड़ना यह कतई गलत हो जाएगा। इसलिए समर गुहा जो उनके साथ थे, उनके साथ काम किए थे, उनके अनुयायी थे, उनके शब्दों को हमें लेना चाहिए। नेताजी के वह असफल अभियान जो चला, उसके पश्चात 1945 के 1945 नवंबर में ट्रायल हुआ लाल किले में। उस ट्रायल में नेताजी के पक्ष में, यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA के पक्ष में, आजाद हिंद फौज के पक्ष में वकील कौन थे? भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई ऐसे वकील थे, जो व्यक्ति थे वो प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस के विचार के विरोधी थे, सहमत नहीं थे। लेकिन बाद में नेताजी के विचार को देखा, अध्ययन किया, परखा, समझ से देखा, उसके बाद उन्होंने कहा ये गलत हुआ, मेरे तरफ से गलती हुई है। इसलिए उन्होंने कहा मैं इस विषय को लेता हूं। भूलाभाई देसाई वॉज ए वेरी प्रोमिनेंट रेप्यूटेड लॉयर। उन्होंने कहा मैंने गलती की थी, नेताजी को मैंने समझा नहीं था। मेरे अहंकार के कारण मेरे आंखों के सामने, मेरे बुद्धि के अंदर एक ऐसे पर्दा हो गया था, मैं समझ नहीं पाया। इसलिए मैं उस अहंकार से मुक्त हो गया हूं, उस असमझदारी से मैं मुक्त हो गया हूं, मैं ये काम दे। तो भूलाभाई देसाई नेताजी को कैसे स्वीकार किए? एक प्रखर अधिवक्ता समझने के बाद नेताजी के पक्ष को लेकर उस ट्रायल में, रेड फोर्ट में जो हुआ, उसमें INA के पक्ष को उन्होंने रखा। So these facts of history have to be told to the present generation. तो इसलिए इसकी आवश्यकता है। नेताजी के बारे में सोचते तो विवेकानंद के बारे में कहते हैं कि वो सन्यासी योद्धा थे। विवेकानंद एक सन्यासी योद्धा थे, नेताजी योद्धा सन्यासी थे। विवेकानंद एक सन्यासी, गिरवा पहने हुए, काशाय पहने हुए आध्यात्म थे, लेकिन एक योद्धा थे। नेताजी इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर इन चीफ, एक योद्धा, लेकिन मन के अंदर एक आध्यात्म भाव। सिंगापुर में रहते समय कई बार रामकृष्ण मठ में जाकर वहां के स्वामी जी के सामने बैठकर उनसे मार्गदर्शन दिए। प्रतिदिन सोने के पूर्व रात्रि भगवत गीता के कुछ श्लोक, एक अध्याय वो पढ़कर सोते थे। दैट वाज नेताजी।
इसलिए नेताजी को समझना चाहिए। भारत के सांस्कृतिक प्रवाह के, भारत के आध्यात्मिक परंपरा के, भारत के योद्धा इतिहास के, भारत के स्वतंत्रता के अनुभूति के, भारत के महान विभूतियों के एक प्रवाह के एक श्रेष्ठ रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मित्रों, इतने कहने के बाद मैं अंतिम एक विचार कहकर समाप्त करूंगा। वो यह है कि नेताजी के गुणगान करने से हमारा काम पूरा नहीं होता। नेताजी के बारे में पुस्तक पढ़े, अध्ययन करे, प्रेरणा ले। प्रेरणा किस लिए लें? इस भारत को विश्व के राष्ट्र मालिका में अग्रस्थान, एक श्रेष्ठ स्थान, एक वंदनीय स्थान, एक सम्मानित स्थान दिलाने के लिए हमको नेताजी का अध्ययन करना चाहिए। जो भारत ने विकृत नैरेटिव, डिस्टॉर्टेड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, डिस्टॉर्टेड इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, distorted academic pursuits, distorted research works with malintentions, with anti-national backgrounds. इस देश के अंदर जो पिछले दशकों से एक षड्यंत्र के तहत भारत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए, भारत के आध्यात्मिक प्रवाह को नकारने के लिए, भारत के सामाजिक परंपरागत इतिहास को विकृत ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जो कुछ लोगों ने प्रयत्न किया है, उसको मिटाकर सही भारत के सही दृश्य को, सही इतिहास को, सच्चे इतिहास को, भारत के सच्ची परंपरा को, भारत के सही अध्ययन के आधार पर, भारत के शोध के आधार पर विश्व के सामने हमने भारत क्या है, भारत बोध क्या है, भारत की ज्ञान परंपरा क्या है, इसको रखने के एक समय आया है। The narrative has to be changed. नेताजी कहते हैं आज के हमारे युद्ध में केवल आर्मी के साथ नहीं है। The present day is also the age of communication and publicity. इसलिए उन्होंने कहा लंदन में हमारे रेडियो स्टेशन प्रारंभ होना चाहिए, हमारे लिटरेचर पब्लिश होना चाहिए यूरोप के अन्य अन्य भाषाओं में। ये नेताजी कहते हैं। क्यों होनी चाहिए? फॉर टू रीजंस। एक, दुनिया भर में अंग्रेजों ने उनके सत्ता के द्वारा, उनके तथाकथित पंडितों के द्वारा, उनके विद्वानों के द्वारा भारत के बारे में अनाप शनाप विकृत चित्र को उन्होंने प्रस्तुत करके रखा है। इसलिए there is a negative intention of this narrative correction, that is to remove those impressions which have been created by the British in different parts of the world. इसलिए हमको ये करना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने कहा there is a positive intention. The negative intention is to remove the impressions created by the British. The positive intention is भारत क्या है, भारत के संस्कृति, आध्यात्म, समाज, यहाँ के ज्ञान परंपरा क्या है, ये विश्व को बताना चाहिए। ये नेताजी कहते हैं। इसलिए आज उस प्रकार करने वाले बौद्धिक क्षत्रियों की आवश्यकता है। The intellectual soldiers are required today. It is not the Indian National Army soldiers today to fight against the British Army, but it is the intellectual soldiers. A new army is required to fight against the army and those people who are distorting Indian narratives. इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवन हमें प्रेरणा दे। शास्त्री जी ने जो पुस्तक हम लोगों के लिए अत्यंत श्रम लेकर उन्होंने इसके रचना करके आज लोकार्पण करवाए हैं, उनके श्रम सार्थक हो, उनके सपना साकार हो। नेताजी और उनके साथ इस देश के लिए अपने जीवन समर्पण करने वाले लोगों के जीवन के जो सपने थे वह स्वर्णिम ढंग से अपने आंखों के सामने हमारे जीवन के काल में
सार्थक रूप से साकार होने के लिए हम प्रण ले, संकल्प ले, यही इस कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य है, ऐसे मैं मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ఈ నేతాజీ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించుకుంటున్నాం. పుస్తక తొలి ప్రతులు స్వీకరించడానికి జాగృతి ఎడిటర్ గోపరాజు నారాయణరావు గారిని, అదేవిధంగా దుర్గా పబ్లిషింగ్ హౌస్ తరపున తన్మయ్య గారిని, రవికిషోర్ గారిని, కిరణ్ గారిని పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను. జాగృతి ఎడిటర్ గోపరాజు నారాయణరావు గారికి తొలి ప్రతిని అందించవలసిందిగా దత్తాత్రేయ హోసబళి గారిని కోరుతున్నాం. ఒక్క నిమిషం. సరే,